नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, आज हमारी मैथ की ये दूसरी कक्षा है, जिसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमने कल की क्लास में जो हमारी पहली क्लास थी, उसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनको बहुत अच्छे से समझा था। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने हमारे प्रश्नों को हल करना शुरू कर दिया था और 2 से 3 प्रश्न हम हल कर पाए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और बोला था कि आपको कमेंट करना है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने उसका कमेंट किया भी था, कुछ नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत हम उसी प्रश्न के साथ करते हैं। तो वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शायद वो क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि ये रहा। ये प्रश्न था। प्रश्न आपके सामने है कि संख्या 12, 64, 35 में 6 के स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से विभाजित करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो फ्रेंड्स, हमने कल बहुत अच्छे से समझा था कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। आज बस हमें अपने प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है फटाफट। तो हम पहले हमारा ये प्रश्न लिख लेते हैं। एक सेकंड गाइस। तो हम पहले अपना प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न ये है 12, 64 और 35। इसमें आपको बोला गया है कि 6 के स्थानीय मान को 3 के जातीय मान से विभाजित करना है। तो पहले हम इस 6 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। हमने सीखा था 6 को लिख दो, 6 के पीछे जितने अंक हैं उतने जीरो लगा दो। हालांकि अगर कोई इसका कोई आपसे लॉजिक पूछे तो लॉजिक ये है कि 5 की गुणा 1 से करते हैं, 3 की गुणा 10 से करते हैं, 4 की गुणा 100 से करते हैं और 6 की गुणा 1000 से करेंगे। तो 6 की गुणा जब हम 1000 से करेंगे तो 6000 आ जाएगा। तो हम इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने कल एक सामान्य सी बात सीख ली थी कि जिस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है, उस संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं और उसके पीछे जितने अंक हैं उतने ही जीरो लगा देते हैं। ऐसे ही इस 3 के हम जातीय मान की बात करें तो जातीय मान भी हमने कल बहुत आराम से सीखा था कि जिस संख्या का जातीय मान बताना होगा उस संख्या का जातीय मान उतना ही होता है, जैसे 3 का जातीय मान 3 ही होगा। अब प्रश्नानुसार क्या कहा उसने? प्रश्नानुसार ये कहा कि भाई स्थानीय मान को जातीय मान से विभाजित करो। तो स्थानीय मान हमारे पास 6000 है, जातीय मान हमारे पास 3 है। जब हम 6000 को 3 से विभाजित कर देंगे तो 3 दूनी होता है 6 और ये तीनों जीरो यहीं पर उतर जाएंगे आराम से। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बताओ। तो 4 अंकों की छोड़ो, पहले ये बताओ एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। ये हो गई हमारे पास सबसे बड़ी संख्या। ऐसे ही हम जब सबसे छोटी संख्या निकालेंगे 4 अंक की, तो निकालिए। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। कुछ बच्चे सोचेंगे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 2 अंक की 11 है, 3 की 111 है, ऐसे 1 बढ़ाते चले जाओ, जैसे यहाँ 9 बढ़ा दिया है। तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अगर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 11 हो गई तो फिर 10 भी तो 2 अंकों की है। इसलिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 है, लेकिन 2 अंक की अगर हम बात करेंगे तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, 3 अंक में 2 जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे 0 बढ़ाते चलेंगे फिर। तो अब हमारे सामने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मौजूद है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मौजूद है। प्रश्न के हिसाब से उसने कहा है दोनों का अंतर बताओ। अंतर किसे कहते हैं हमने अच्छे से समझा था कल। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, उसको अंतर कह दिया। तो घटाओ, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8999। आई होप आप समझ रहे होंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर 8999 होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जरा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये अंक है आपको दिए हैं, 7 दिया है, 0 दिया है
1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। ये टोटल 5 अंक दिए हैं और इनसे कहा है कि इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी से छोटी सम संख्या बतानी है। हमें ऐसी संख्या बनानी है जो इन 5 अंकों का यूज़ करके बने और सबसे छोटी बने और सम बने। 3 कंडीशन इस प्रश्न में हमें दे दी उसने। कंडीशन 1 दे दी कि सबसे छोटी संख्या बनानी है। दूसरी कंडीशन ये दे दी, इन्हीं 5 अंकों का यूज़ करके बनानी है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। और तीसरी कंडीशन दे दी, जो संख्या हमें बनानी है सबसे छोटी, वो संख्या सम होनी चाहिए। तो हमें ऐसी संख्या इन 5 अंकों का यूज़ करके बनानी है जो हमारी ये तीनों कंडीशन को सैटिस्फाइड करे। तो देखिए, पहले हम बनाते हैं सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आपके सामने ये रही कि सबसे शुरू में सबसे छोटी संख्या लिख देंगे 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7। ये हमारे पास इन 5 अंकों का यूज़ करके सबसे छोटी संख्या हो गई। अब हमें तो चाहिए सम संख्या, 2 कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। फुलफिल हो गई 2 कंडीशन, सबसे छोटी संख्या बना दी और इन्हीं 5 अंकों का यूज़ करके बनाई है, लेकिन सम बनानी है। तो अभी तीसरी कंडीशन कैसे सैटिस्फाइड करेंगे? इनमें से इधर आप बैक जाइए, सम कहाँ है? ये रहा 2। तो इस 2 को उठाकर आप पीछे कर दीजिए बस। तो जो हमारी सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी 10, 37 और 2। भाई हम यहाँ से पीछे चले, हमें ये देखना है कि सम कहाँ पर है? सम ये यहाँ पर मिल गया 2। तो इस 2 को हम उठाएँगे और यहाँ पे पीछे कर देंगे बस, दैट्स इट। अगर वो कहता विषम संख्या बताओ सबसे छोटी, तो ये तो विषम अपने आप में है ही है, यही आंसर हो जाता। लेकिन उसने हमसे पूछा सबसे छोटी सम संख्या बतानी है, तो सम संख्या हमारे पास ये हो गई 10, 37 और 2, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, 1 सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं चार्जर लगा लेता हूँ क्योंकि बैटरी लो हो रही है। ओके गाइस, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये जो 5 अंक हमें दिए हैं, कौन-कौन से 5 अंक दिए हैं? 7, 0, 1, 2 और 3, कि इनमें सबसे छोटी संख्या अगर हमें बनानी है इन अंकों का यूज़ करके, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सबसे छोटी संख्या तो ये है। 0 से शुरुआत क्यों नहीं हुई? तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर 0 हम किसी संख्या के शुरू में लिख देंगे, तो उसको फिर गिना थोड़ी जाएगा। भाई अगर आप ये कहें कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, तो ये 2 अंकों की संख्या दिख रही है आपको? ये तो 1 ही अंक की संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10 होती है। तो इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे, तो गलत सोच रहे हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी ये बनेगी और सबसे छोटी सम संख्या बतानी है, तो हमारे पास जो सबसे छोटी सम संख्या है, वो ये है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या बतानी है कौन सी है? कल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर हमारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो फिर हमें सवालों को हल करने में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। देखो, जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करें, 91 है। ये 91 13 से डिवाइड होता है, 13 सत्ते 91 होते हैं, तो इसलिए ये अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, ये होगी अभाज्य संख्या। अन्य किसी से विभाजित ही नहीं होगी एक और स्वयं के अलावा। और भाज्य उसे कहेंगे जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे ही 91 है, ये 13 से विभाजित हो रही है, तो ये एक भाज्य संख्या है। बात करें 93 की, तो ये 3 से विभाजित होगा। हमने कल विभाजिता के नियम समझे थे, क्योंकि अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 होते हैं, फिर 12 को जोड़ेंगे 1 और 2 3 होता है और 3 से 3 कटता है। या वैसे भी मुझे दूर से दिख रहा है 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये तो ऑप्शन नंबर सी है, ये भी दूर से दिख रहा है 5 से विभाजित होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी 97। 97 को आप विभाजित करके देखिए, 97 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसके 2 ही फैक्टर हैं जिनको हम गुणक बोलते, गुणक नहीं सॉरी, फैक्टर को जो भी बोलते हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, 1 और 97। किसी तीसरी संख्या से ये नहीं कटेगा,
क्योंकि गुणक तो हमने जो पहाड़ा पढ़ते हैं उसको बोलते हैं। जैसे 5 के गुणक हमें बताने तो 5, 10, 15 ये सब गुणनखंड, सॉरी फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं। तो इसके 2 ही गुणनखंड हैं, तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है। अगर कोई तीसरा गुणनखंड होता तो इसको भी हम बोल देते ये भी भाज्य संख्या है। चलिए, ये सारी चीजें हमने कल डिटेल में समझी थी। आज तो हम बस प्रश्नों को सॉल्व करते चलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संख्या 34, 58, 91 में किस अंक का स्थान मान सर्वाधिक होगा? आप इस प्रश्न को समझ रहे हैं? वो कह रहा है कि ये जो संख्या दी है, चलो मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, 34, 58 और 91 में हमें यह बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। तो जो संख्या सबसे लेफ्ट में होगी इधर, वो संख्या सबसे बड़ी होगी, उसका स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 90 आएगा, 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 800 आएगा, इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5000 आएगा, और इस 4 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 40,000 आएगा, और इस 3 का स्थानीय मान हम निकालेंगे तो 3 लाख आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 के पीछे 5 अंक है तो हमने 5 जीरो इसके पीछे लगा दिए। तो स्थानीय मान अगर हम निकालें तो ये जो संख्या में दी है, सबसे बड़ा स्थानीय मान तो इसका हो गया, 3 का सबसे बड़ा। उसके बाद उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये। अब हमें देखने ऑप्शन। ऑप्शन में अगर 3 होता तो 3 को हम कह देते कि सबसे बड़ा स्थानीय मान या सबसे अधिक स्थानीय मान 3 का होगा, लेकिन 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो 3 के बाद 4 को चेक करना है, क्या 4 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। अगर 4 भी ऑप्शन में नहीं होता फिर हम 5 देखते हैं, 5 भी नहीं होता तो 8 देखते हैं। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर टिक करना है। आई होप कि ये प्रश्न आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि हमने कल पढ़ा था और समझा था बहुत ही गहराई से, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 98, 76, 54, 32 और 10, इससे बनने वाली अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर कितना होगा? आंख बंद करके हम लगा देंगे 2 होगा। क्यों होगा? हमने कल इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझा था, इसलिए आपको वो क्लास कल ऐसा लग रहा होगा कि हम इतनी बेसिक बातें क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने प्रश्न को पढ़ते ही तुरंत आंसर पे टिक लगा दिया, क्योंकि हमें पता है हम कोई भी संख्या लें, अगर उस संख्या की हम अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो हमेशा 2 आएगा। इसके हमने बहुत सारे उदाहरण दे दे के समझने की कोशिश करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2। अगला प्रश्न देखो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैंने कल आपको हिंट भी दिया था, एग्जाम में आते रहते हैं। वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का परिवार नहीं है? तो हमने कल पढ़ा था प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जो 1 से शुरू होती है और आगे तक तुम कहीं तक बढ़ जाओ, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कुल मिलाकर 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमें यही बताना है कि कौन सी संख्या ऐसी है, ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं है। इन ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 0। 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक सम संख्या है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है, 0 सम संख्या है। और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अगर ये प्रश्न कभी बन जाए तो आप इस चीज का ध्यान रखना। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक परिवार की संख्या नहीं है? ये सेम सवाल आ गया, रिपीट हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। तो पहले हम लिख लेंगे, हालांकि इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये हम समझते हैं। देखो, एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं समझता हूं, इसी को ट्रिक बोलते हैं। अगर आपको
ये सवाल समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो आप तुरंत इसका आंसर 1 लगा देंगे। कैसे लगेगा देखो, जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी होगी? सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, वो होगी 99। और चलो 2 अंकों की है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। और अगर मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखूँ, तो कौन-सी होगी बताओ? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100। अब जब हम इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो कितना आएगा बताओ? जब 100 में से 99 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो ऐसा ही ये सवाल आपको नज़र नहीं आ रहा क्या? 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उनका अंतर। जो सबसे बड़ी संख्या है, वो सबसे छोटी संख्या से 1 अंक कम बता रहा है। जब भी ऐसा सवाल आएगा, अगर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से 1 अंक कम है, जैसे कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ली 2 अंकों की और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ली 3 अंकों की, तो दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। जैसे सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की अगर मैं लेता हूँ, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारे पास ये तो 5 की हो गई, 4 अंकों की हमारे पास हो जाएगी 1000। तो जब हम 999 को 1000 में से घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा? अंतर 1 ही तो आएगा। तो यही इस सवाल में कहने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए, आप तुरंत आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले पॉइंट उस पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 45, 25 और 100 इसको कराने की जरूरत होगी क्या? आप चाहें तो इसको करके देख लेना, लेकिन इसमें यही ट्रिक याद रखना, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है 3 अंकों की और सबसे छोटी संख्या पूछता है 4 अंकों की और उनका अंतर पूछता है तो हमेशा 1 आएगा। अगर आपको फिर भी तसल्ली ना हो तो आप करके देख लीजिए। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। ये हो गया 3, 3 6 और 1 7, ये हो गया सबसे छोटी संख्या 8 अंकों की। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 बार 7 बार 9 9 9 9 लिख दो। जब हम इनको माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा फाइनली। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वो कह रहा है कि ये जो संख्या दी है 45, 25 और 100, इसकी गुणा 10 से करी है, फिर गुणा 0 से, फिर गुणा 10 से और इसका मान बताना है क्या होगा। इन सब की हम गुणा करते चले जाएंगे और हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा। मैंने आपको ये समझाने के लिए थोड़ा सा हिंट दे दिया है। आप में से कुछ बच्चे होंगे जो इनकी गुणा करते फिरेंगे। अगर गुणा में कभी 0 तुम्हें दिख जाए, तो 0 अगर गुणा में किसी से करेगा गुणा तो वो सभी को 0 कर देगा। बच्चों वाली बात थी, पर आपको बताना जरूरी था, क्योंकि जब भी हम कोई सवाल कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसके सारे पहेलुओं को टच करते हुए चलते हैं, ताकि एग्जाम में पता नहीं किस टाइप का सवाल बन जाए तो हम उसको आसानी से हैंडल कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्न नंबर 14 है कि संख्या 65, 89 और 42 7 के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि कौन से प्रश्न है? प्रश्न नंबर ए आपके पास है कि 5 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर। ये जो संख्या दी है, ये इसमें तुम्हें 5 का स्थानीय मान निकालना है और 9 का स्थानीय मान निकालना है। चलो मैं यहां पर लिख लेता हूं। संख्या हमारे पास है 65, 89 और 427। 5 और 9 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 5 का स्थानीय मान निकालो फटाफट। 5 के पीछे कितने जीरो हैं? 2, 2 4 और 1 5। तो ये 5 का स्थानीय मान आ गया। अब 9 का स्थानीय मान निकालना है। 9 का स्थानीय मान निकालने के लिए 9 के पीछे कितने जीरो हैं, कितने अंक हैं? 3। तो 3 जीरो लगा दो। इनका अंतर बताना है तो घटा दो। देखो, जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो बचेगा। जीरो में से जीरो जाए, जीरो बचा। जीरो से जीरो गया, जीरो बचा। अब यहाँ पे हम इधर से दाई ले लेंगे। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ रह जाएगा तुम्हारा 4, यानी कि 49 1000। इसके मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं आपको। हमारा आंसर इसका आ जाएगा ये। भाई
सवाल में तुमसे पूछा है कि 5000 का स्थानीय मान निकाल लो। तो 5000 का स्थानीय मान क्या आ गया? 5 के पीछे कितने अंक हैं? 5 के पीछे 5 अंक हैं, तो ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अब तुमसे कहा 9 का स्थानीय मान निकाल लो। तो 9 के पीछे कितने अंक हैं? 9 के पीछे 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दिए। ये 9 का स्थानीय मान हो गया। जब हम इनको घटा देंगे तो घटाने के बाद हमारे पास यही तो बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर ए का। ऐसे ही जो प्रश्न नंबर बी है, यही संख्या है, वो कह रहा है 8 के स्थानीय मान और 4 के जातीय मान का गुणनफल बताना है। तो इस संख्या में जब हम 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, देखो ये रहा इधर 8 का स्थानीय मान, यानी कि 8 के पीछे कितने जीरो है, कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो 4 जीरो। ठीक है, गुणनफल हमें निकालना है। किसका निकालना है? 4 के जातीय मान का। तो 4 का जातीय मान तो 4 ही होगा। आप इसके पीछे ये मत कर देना कि 4 के पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिया, ये स्थानीय मान हो जाएगा। हमें बताना है 4 का जातीय मान, तो 4 का जातीय मान 4 ही होगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सिस्टम आज हैंग हो रहा है, तो चलो इरेजर से काम नहीं चलेगा, इसको ऐसे ही मिटाना पड़ेगा। तो हमारा 4 का जातीय मान 4 हो गया। इनकी जब हम गुणा कर देंगे आपस में, तो 8 चौक कितना होता है? 32। उसके पीछे कितने जीरो लग जाएंगे? 4। ये हमारा हो गया जो प्रश्न नंबर बी है उसका आंसर। ठीक है गाइज, चलिए अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर सी। वो कह रहा है कि ये हमने सवाल पीछे किया है, सबसे बड़ा स्थानीय मान किसका होगा? तो बताओ किसका होगा? जो सबसे लेफ्ट में संख्या होगी, इधर सबसे अंतिम वाली जो होगी, उसी का स्थानीय मान सबसे बड़ा होगा। हमने पिछला सवाल एक ऐसा किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अभी हमारे फॉर्मूले पे आधारित सवाल शुरू हो गए हैं। ये हमने कल शुरुआत करी थी इन्हीं सवालों से। सवाल आपके सामने है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल बताओ। 50-50 होता है। क्यों होता है? हमने फॉर्मूला एक बार पढ़ रखा है। क्या फॉर्मूला था? जब हम सभी संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। और यहां पर क्योंकि 100 तक की बात कर रहा है, तो n बराबर हम यहां पर रख देंगे 100। तो हमने क्या सीखा था कल? यहाँ इस फॉर्मूले को फटाफट मन मन में अप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 गुणा 101 बटे 2। इसको काट देंगे हम, ये कट जाएगा 50 बार। जब हम 50 गुणा 101 करेंगे, 50 गुणा 101 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50-50, यानी कि ये करके देख लो। देखो इस जीरो को भूल जाओ, 5 की गुणा 1 से करो, 5 एकम 5, 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5, 1 जीरो लगा दिया हमने, हमारे पास आंसर आ गया सी। इस टाइप का प्रश्न हमने कल किया था, शायद पहला ही प्रश्न था, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आपको समझा दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आसान प्रश्न है। अब देखो थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ेगा प्रश्न का, जो कि आमतौर पर जो टीचर है मैंने देखा है इस टाइप के सवाल को नहीं पढ़ाते हैं। कहाँ गया मैं, किस टाइप के सवाल की बात कर रहा हूँ? इस टाइप के बीच में से पूछ लेगा वो कि 10 से 100 तक का विषम संख्याओं का योगफल बताओ। क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो 1 से पढ़ रखे हैं। भाई 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, 1 से 70 तक की सम संख्याओं का योगफल बताओ, 1 से 80 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताओ। तो हमने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो 1 से पढ़ रखे हैं शुरुआत से एकदम। अगर हमसे सवाल ऐसे पूछ ले बीच में से, चलिए इस पे भी आएंगे, पहले जो हमारे पीछे 2 सवाल रहेगा उनकी बात करते हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न है, 1 से 40 तक सम संख्याओं का योगफल। तो देखो यहाँ पर सम संख्याओं की बात हो रही है। हमने कल समझा था कि हमारे पास 40 रुपए हैं और इस 40 में 2 बराबर के हिस्सेदार हैं। आधे तो मिलेंगे सम को और आधे मिलेंगे विषम को। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो संख्याएं होती हैं उनमें आधी संख्या सम होती है और आधी संख्या विषम होती है। तो जब भी सम या विषम पर आधारित हमें योगफल निकालना होगा, तो हम जितनी संख्या दी है उसमें से सम को या विषम को निकालने के लिए 2 से भाग कर देंगे। तो हमारे पास n बराबर आ गया 20। भाई 40 में 20 संख्याएं सम है और 40 में 20 संख्याएं विषम है। तो हमें n बराबर रखना है 20, और सम संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमने कल अच्छे से पढ़ा था, वो होता है n इंटू एन प्लस 1। ये अगर हम सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो इतना फॉर्मूला होता है। और n बराबर हमें रखना है, क्योंकि 40 तक बात हो रही है, सम संख्याओं की केवल बात कर रहा है, तो n बराबर हमें रखना है 20। अगर सभी संख्याओं की बात करता तो हम n बराबर 40 रखते।
तो फटाफट मन मन में हमने अप्लाई कर दिया n गुणा n+1, यानी कि 21 दूनी होते हैं 42, 1 0 420 हमारे पास आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 1 से 60 तक विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है, हमने कल सारे फॉर्मूले डिटेल में समझ लिए थे, n की घात 2। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि 1 से लेकर 60 तक विषम संख्याएं कितनी होती हैं। तो आधा कर दो 60 का, आधा करने का मतलब हो जाएगा 30, यानी कि जो 30 है हमारा n है। तो शायद यही सेम सवाल हम कर चुके हैं। तो हमारे पास जो विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा 1 से लेकर 60 तक, वो आ जाएगा 30 की घात 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 900। ये शायद हम कल कर चुके थे सवाल। चलिए अब इस सवाल की मैं बात कर रहा था। ये सवाल बहुत कमी से समझाए जाते हैं, और अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा आपके प्रश्नों का, तो जो एग्जामिनर होगा अगर वो मेरे जैसी सोच रखेगा पेपर बनाते हुए, तो वो बीच में से पूछेगा योगफल। शुरुआत से नहीं पूछेगा कि 1 से लेके 100 तक बताओ, 1 से लेके 1000 तक बताओ, 1 से लेके 200 तक बताओ। भाई सबने फॉर्मूला रट रखा है, सब फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि विषम संख्याओं की हम बात कर रहे हैं, तो विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर तो बात ठीक है, फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, लेकिन सवाल पर गौर करो। सवाल में तुमसे 10 से लेकर 1 तक 100 तक कहा है, ना कि 1 से लेकर 100 तक। अगर वो कहता है 1 से लेकर 100 तक बताओ, तो हम 100 का आधा कर देते, 50 आ जाता है, यानी कि n बराबर 50, और n स्क्वायर कर देते, 2500 हमारा आंसर आ जाता। और ऑप्शन में दिया भी है 2500। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे और बोल देंगे हमारा सवाल बिल्कुल ठीक हो गया है, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये तो जब होगा आंसर ठीक, जब हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तब 2500 आ जाएगा। क्योंकि n बराबर 50 हो जाएगा, और n स्क्वायर का मतलब है 50 गुणा 50, 2500। तो बात करते हैं ये कैसे होगा सवाल। तो देखो इसमें कहा है 10 से, यानी कि 10 को भी शामिल करना है। 10 से पहले क्या आता है 9। 1 से लेकर 9 तक की अगर हम विषम संख्याओं का योगफल इसमें से घटा दें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके हमारा, देखो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। और स्टेप सेकंड हमें करना है, क्योंकि वो 10 से कह रहा है ना, 10 से बताओ, तो 10 से पहले क्या आता है 9। तो 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योगफल हम इसमें से घटा देंगे, इसको निकाल देंगे और इनको दोनों को फिर घटा देंगे। तो देखो 1 से लेके 100 तक की जब हम विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो अभी हमने बात करी थी, वो आ जाएगा 2500। क्यों आ जाएगा, क्योंकि n बराबर हम रखेंगे 50, और 50 की घात 2 कर देंगे, तो 2500 आ जाएगा। जब हम 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा जरा बताइए। वो आ जाएगा 25। कुछ लोग कह रहे होंगे, अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट बन गया आपका। पहले इसी को समझ लेते हैं। 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताओ, 9 तक। तो हमने ये सीख रखा है कि आधी संख्या सम होगी, आधी विषम होगी। तो भाई ये 9 तो विषम है ना, इस 9 को अलग रख दो। 9 से पहले बचा 8, इस 8 तक आधी संख्याएं सम है, आधी विषम है। तो 1 से लेकर 9 तक जो सम संख्याएं हैं वो तो 4 हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक जो विषम संख्याएं हैं वो हमारी टोटल 5 है। क्योंकि 9 तो है वो विषम है ना भाई, 4 तो 8 तक हो गई और 9वां विषम है ना, तो टोटल संख्या जो विषम हो गई 1 से लेकर 9 तक, वो 5 हो गई ना। तो इसलिए हम 1 से लेकर 9 तक की जब विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 5 की घात 2, यानी कि वो हो जाएगा 25। और हमें बताना है इनका योगफल 10 से लेकर 100 तक का। तो बस इन दोनों का हम अंतर कर देंगे। तो जब दोनों को हम अंतर कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 2500 है। 2500 को जब हम इसमें से घटा देंगे, 2500 में से जब हम 25 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2475। 2475 हमारा आंसर आ जाएगा। शायद कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, फ्लैशबैक में। चलिए देखो, मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना। अगर हम ये कहें कि भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, तो 55 आ जाएगा, हमको अच्छे से पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि तुम 10 से लेकर 13 तक की संख्याओं का योगफल बताओ। कौन कौन सी संख्या का बताओ, 10 से 13 तक, यानी कि 10 + 11 + 12 और +13।
इन संख्याओं का योगफल बताना होगा तो हमें कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा शायद 46। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो इन सबका जोड़ आ जाएगा कितना भाई, 13 में ये जोड़ा 25 हो गया, 25 से 36 हो गया, 36 और 10 हो गया 46। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या सच में 46 आएगा। तुम्हारे पास मैंने एक प्रश्न बना दिया कि 10 से लेकर 13 तक की संख्याओं का योगफल बताओ, तो यहां तो हमने जोड़ लिया। हम अपने इस फॉर्मूले से पता करना चाह रहे हैं कि 10 से लेकर 13 तक की सभी संख्याओं का योग 46 आएगा या नहीं आएगा। कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 13 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो हमें 1 से लेकर 13 तक बताना है, n बराबर हमें रखना है 13। तो n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि जब इस 2 से हम 14 को काट देंगे 7 बार कट जाएगा और 13 सत्ते होते हैं 91। यानी कि 1 से लेकर 13 तक की सभी संख्याओं का जो योग होता है वो होता है 91। लेकिन हमें तो 10 से लेकर 13 तक बताना है ना, तो 10 से पहले कौन सी संख्या आती है, 9। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योगफल निकाल के इसमें से घटा दो। तो 1 से लेकर 9 की जब हम सभी संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, n इंटू एन प्लस 1 करेंगे बटे 2 करेंगे, इसको 5 बार काट देंगे, 9 पंजे होता है 45। तो 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का योग कितना आ गया, 45 आ गया। बस अब इसमें से इसको घटा दो। जब 91 में से हम 45 घटा देंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर लगा है। चलिए अगले प्रश्न में आप और अच्छे से समझेंगे अगर यहां पर नहीं समझ पाए होंगे तो। अगला प्रश्न ये रहा, देखो सेम टू सेम सवाल है। 20 और 80 के बीच सम संख्याओं का योगफल बताना है। सवाल को ध्यान से समझना है। इस बार वो ये नहीं कह रहा है कि 20 से 80 तक। अगर वो कहता 20 से 80 तक बताना है तो उसमें हम 20 को भी शामिल कर लेते, यानी कि 20 से पहले आता है 19, तो हम 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेते और फिर 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेते और इन दोनों का आपस में अंतर कर देते और अंतर करने के बाद जो आता वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसने कहा है 20 और 80 के बीच। ध्यान से समझिए बात को, यानी कि हमें 20 को भी नहीं लेना है और हमें इस 80 को भी नहीं लेना है। तो 20 को नहीं लेना, 20 के बाद लेना है, और 80 को नहीं लेना, 80 से पहले लेना है। इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का क्या मतलब हुआ, 21 से लेकर कहां तक, 79 तक। ये बात चल रही है। तो अब हमने सवाल वही वाला पुराना वाला अपने हिसाब से कर लिया है कि 21 से लेकर 79 तक सभी संख्याओं का योगफल बताओ, सम संख्या होगा। तो अब जरा आप ध्यान से देखो, इनमें सम संख्या कितनी होगी। अगर हम ये पता कर लें तो कैसे पता करेंगे, देखो 79 में से 21 घटाओ, कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 58। इन 58 संख्याओं में आधी संख्या सम होगी, आधी संख्या विषम होगी। तो जब हम 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n बराबर कितना आ जाएगा, 9। 9 नहीं 29, n बराबर हमारे पास आ गया 29। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि 1 से लेकर 79 तक सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। उसके बाद क्योंकि 21 से शुरुआत करा तो 21 से पहले आता 20, 1 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है और फिर इन दोनों को जो आएगा उनका अंतर कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो यहां हमने पता कर लिया, 1 से लेकर 79 तक पहले निकालते हैं। अच्छा चलो, 1 से लेकर 79 तक सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा, सम संख्याओं का। तो फटाफट यहां से n निकालो, n कितना आ जाएगा, n हमारे पास आ जाएगा 39। अगर हम 1 से 79 तक सभी संख्याओं का योगफल निकालें तो n बराबर कितना आ जाएगा, 39। तो रखो, सम संख्याओं का योगफल क्या होता है जरा बताइएगा। सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1। भाई यही तो होता है n इंटू एन प्लस 1। सम संख्याओं का योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पर हम n की जगह रख रहे हैं 39। ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 39 गुणा 40। इसकी जब हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 9 36 हासिल 3 4 12 और 3 15, यानी कि 1560 तो आ गया 1 से लेकर 79 तक की संख्याओं का योग। चलो इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, हमारे काम आएगा। अब हम निकाल रहे हैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल, वो भी सम संख्या होगा। तो यहाँ पर 20 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, 10। तो फिर से हमारे पास फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस 1। इस बार हमें n बराबर रखना है 10, तो 10 नहीं होते हैं
या 11 दिन होते 110। तो इस 1560 में से हम 110 जब घटा देंगे, घटाने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1450। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के सवाल हम कह देंगे कि सवाल का जो लेवल है वो बढ़ गया, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेंगे, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो तो आसान सवाल हो जाएगा। हमें अपने उस फॉर्मूले को इस टाइप से अप्लाई करना है। अगर वो बीच में से पूछ ले तो बीच में से पूछ लेने का मतलब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस हमारा थोड़ा सा काम डबल हो जाएगा। जैसे कि 80 के बीच का पूछा है तो हम 1 से लेके 80 तक का पहले निकाल लेंगे, योग सम संख्या होगा। फिर ये जो 20 से पहले की कितनी संख्या है, 19, यहाँ पे तो 20 की बात करें तो यहाँ पे 20 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से 21 से 79 तक पूछा है, उनका योग निकाल लेंगे और फिर दोनों का अंतर कर देंगे। ये अपने आप में एक लेवल बढ़ गया है सवाल का, इसलिए हमने कहा था कि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे। फॉर्मूला वही है, हर कोई फॉर्मूले को बस पढ़ा के और उसी फॉर्मूले बेस पे डायरेक्ट सवाल बता के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि अगर कोई हमसे बीच में से पूछ ले तो कैसे करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो सेम सवाल मैंने आपके लिए रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ये सवाल कह रहा है कि 51 और 101 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। देखो यहां पे भी बीच की बात कर रहा है, शब्दों पे गौर करना है। बीच में और 51 से लेके 101 तक बहुत बड़ा अंतर है। अगर देखो दोनों में अंतर कितना हो जाता, दो कंडीशन यहां पर बनती है। एक तो यह है कि 51 से 101 तक अगर वो कहेगा तो हम 51 को भी गिनेंगे और इस 1 से 1 को भी गिनेंगे। लेकिन उसने कहा है 51 और 101 के बीच, तो इस बीच का मतलब है ना तो हम इस 51 को गिनेंगे ना ही इस 101 को गिनेंगे। भाई तुम उससे अगर कोई पूछे कि 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 2 और 6 के बीच 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, यानी कि टोटल 3 संख्याएं हैं 2 और 6 के बीच में। हम 2 और 6 को थोड़ी गिनेंगे कि हम कह देंगे कि 5 संख्याएं, बीच की बात हो रही है। तो बीच में जब बात करेगा तो जिस जिसके बीच की बात करेगा उनको नहीं गिनेंगे। तो ये क्या हो गया सवाल, हमारा सवाल ये हो जाएगा। तो 51 के बाद क्या आता है, 52, और 101 से पहले क्या आता है, 100। ये सवाल हो गया, यानी कि 52 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है, सभी का योग बताना है। ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बीच की बात कर रहा है तो बीच में हमें ना तो इसको गिनना है और ना ही इसको गिनना है। तो इसको छोड़ेंगे, अगली संख्या 52 है, इसको छोड़ेंगे, इससे पहले संख्या 100 है, तो हमारा सवाल ये बन गया 52 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल बताओ। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जब काम करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हमारा ये हो जाएगा कि हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 1 से 100 तक कितना होता है बताओ, हम अभी कई बार निकाल चुके हैं। तो 1 से 100 तक हमारा जो होता है योगफल वो होता है 50-50। अब हमें निकालना है 52 से पहले क्या था, 51। तो 1 से लेकर 51 तक का योगफल निकाल लो, 1 से 51 तक, यानी कि n बराबर क्या रखेंगे, 51, तो रख दो n इंटू एन प्लस 1, यानी कि 51 गुणा 52/2। 2 से इसको काट देंगे कितनी बार, 26 बार। और जब हमारे पास रह जाएगा 51 गुणा 26, इनकी जब हम गुणा करेंगे तो करो जरा, 26 कम 26 का 6 हासिल लग गया 2, और तुम्हारा 26 पंजे कितना होता है, 130, और 2 हासिल के 132। ये आ गया हमारे पास 1332। 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं का योग तो ये है, और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग ये है। हमें बताना है 52 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग। तो इन दोनों का जब हम अंतर कर देंगे, अंतर करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करो अंतर, क्या हो जाएगा, देखो यहां पर कर लेते हैं। 50-50 में से हमें घटाना है कितना, हमें घटाना है 1326। घटाओ, यहां से बचेगा 4, यहां से बचेगा 2, यहां से बचेगा तुम्हारा, भाई यहां से 4 बचा, यहां से 2 बचा, यहां से फिर तुम्हारा बचेगा 7, और यहां से तुम्हारा बचेगा 3, यानी कि 37-24, ऑप्शन नंबर ए। जब आप इन सवालों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत आसानी से इन सवालों को कर पाओगे। मैंने आपको हिंट दिया है कि
इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ने पे है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे सवाल एक तरीके से अब आने आजकल बंद हो गए हैं। फॉर्मूलों पे ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा एक लेवल आगे। जैसे कि हमने यहाँ पर हमने फॉर्मूले का ही यूज़ करा है, लेकिन थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट के साथ यूज़ करा है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो अगले सवाल पर चलते हैं। देखो, इस सवाल में कह रहा है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, वर्गों का योग। ये भी अपने आप में एक एडवांस लेवल का सवाल हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अधिकतर 3 ही सवाल पूछता है। एक तो सभी संख्याओं का योग पूछता है, सभी का योग पूछता है, या सम संख्याओं का योग पूछता है, या विषम संख्याओं का योग पूछता है। लेकिन हम यहाँ पर एक लेवल आगे बढ़े हैं, हमें बताना है वर्गों का योग, जैसे कि इस सवाल में आपसे पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। तो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, जब वर्गों के संख्या की बात होगी तो फॉर्मूला क्या था, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला ये था कि हमारे पास अगर वर्ग निकालने होंगे तो n इंटू एन प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में था 2n प्लस वन और बटे 6। हमें यहाँ पर n बराबर कितना रखना है, 10, क्योंकि 10 तक की बात कर रहा है। n बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो हम जब यहाँ पर n बराबर 10 रखेंगे, देखो मन मन में भी रख सकते हैं, इस वाले n की जगह हम 10 रखेंगे। यहाँ पे n प्लस वन का मतलब हो जाएगा 11, और यहाँ पे 2n पहले करो, 2n यानी कि 20 प्लस वन यानी कि 21 बटे 6। तो अब देखो, शायद डायरेक्ट तो नहीं कट पाएगा कोई सा। 6 से जब हम काटेंगे, चलो 3 से काट लेते हैं इसको, ये 3 से 2 बार कट गया, ये 3 से 7 बार कट गया, और ये 2 से तुम्हारा कट गया 10 5 बार। तो हमारे पास बचा 11 पंजे 55 गुणा 7। जब 55 गुणा 7 करेंगे, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38, यानी कि 385। हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि थोड़ा सा अगर पूछा गया तो हम कह देंगे कि टफ पेपर आया। थोड़ा सा और अगर उसको इस टॉपिक से लेकर या ऐसे प्रश्नों को टफ बनाना होगा एग्जामिनर को, जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, वो थोड़ा सा लेवल ये वाला बढ़ा देगा। वो घनों का योग पूछ लेगा कि भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योगफल बताओ। तो जब घनों का योगफल करेगा तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने सभी संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n इंटू एन प्लस वन बटे 2। ये तो सभी संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन अगर हमें घनों का निकालना होगा तो इसकी घात 2 कर देंगे। ये हो गया हमारा सभी संख्याओं के घनों का योगफल। n बराबर कितना रखना है, n बराबर रखना है 10। आपके पास फॉर्मूला रेडी है, आपके पास n की वैल्यू है 10। फटाफट इसमें पुट कर दीजिए और कैलकुलेशन करने के बाद अपने आंसर तक पहुंच जाइए। तो देखो, जब हम यहाँ पर n बराबर 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 गुणा 11 बटे 2, और उसकी घात ऊपर 2 चल रही है। 2 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 गुणा 11 कितना होता है, 55, यानी कि 55 की घात 2। जब हम 55 की घात 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा फटाफट करके देखिए इधर, चलो कर लेते हैं। देखो 55 का यानी कि 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, तो यहाँ पे भी वो आएगा 275 ही आएगा ना। फटाफट जोड़ दो, यहाँ पे 5, यहाँ 12 हासिल 1, यहाँ 0 हासिल 1, ये आ गया हमारे पास 3025, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को बड़े आसानी से समझ गए होंगे। हमने बिल्कुल जो संख्याओं के योगफल पर आधारित फॉर्मूले होते हैं उनको एकदम डिटेल में और अंत तक पढ़ लिया है। इसके आगे वो नहीं जाएगा। अगर ज्यादा ही कोई एग्जामिनर खड़ूस हुआ, उसको लगेगा कि हाँ मुझे बच्चों को ये देखना है कि कौन कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, जैसे हमने बीच में से ये वाले सवाल करे थे, बीच बीच में से पूछे थे ना उसने ये कि 20 और 80 के बीच सम संख्याओं का योगफल बताओ, तो वो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही दिमाग दौड़ा देगा एग्जामिनर। वो यहाँ पे भी बीच में से दे देगा संख्याओं को। वो कह देगा कि भाई मुझे तुम 11 से 21 तक बताओ, 11 से 21 तक सभी संख्याओं के घनों का योग बताओ। तो हमारे पास तो बस कॉन्सेप्ट रेडी है, हम इसमें ही वही टिक लगाएंगे। हमें शुरू में 1 से लेकर 21 तक के घनों का योगफल निकालना है।
फिर 11 से पहले आता है 10, 1 से लेकर 10 तक का निकालना है और फिर दोनों का अंतर करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो ये प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 23 कि कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाजित है, तो क्या वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी? आपको बताना है हाँ या ना। तो कैसे पता करेंगे? इनडायरेक्टली हमारा ये जो सवाल है वो एलसीएम पर आधारित है, जिसको हम बोलते हैं लैसे। आने वाली क्लास में हम समझेंगे लैसे क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सब नंबर सिस्टम का हिस्सा है। तो करना क्या होता है इन प्रश्नों में, 4 और 6 का एलसीएम निकालो। कैसे निकालते हैं आज हम छोटा मोटा सा समझ लेते हैं। देखो 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा करते रहेंगे। अब 2 नहीं है तो अब हमारे पास 3 बचा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, यानी कि लेस है, जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, वो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3। इनकी जब हम गुणा कर देंगे सबकी, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हमारे पास लैसे आ गया 12। अब जितना लैसे आया, अब इसमें हम इस 12 से भाग करके देखेंगे। वो कह रहा है कि क्या वह संख्या 12 से विभाजित होगी? तो बिल्कुल होगी। 12 से भाग करेंगे तो 12 से भाग करने के बाद हमारे पास जो भागफल आएगा वो 1 आएगा। यानी कि जो लैसे आया, उस संख्या में जो लैसे आया उसको भाग करके देखते हैं। अगर भाग हो जाती है तो हम कह देंगे कि ये संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 12 से 12 में विभाजित भाग हो जाती है। अब ये 12 ये भी कह सकता है और किस किस से विभाजित होगा, तो 12 किस किस से विभाजित होगा बताओ? 12 2 से भी विभाजित होगा, उसके बाद 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से होगा और खुद 12 से भी होगा। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होती है, तो वो संख्या 2, 3 और 12 से भी विभाजित होगी। समझ गए होंगे बात? अगर कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 3, 2 और 12 से भी विभाजित होगी। हमने कैसे पता कर लिया? उसका लय से लेकर। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिए हैं उसमें हमें हाँ या ना में जवाब देना है, तो हम कह देंगे हाँ। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि 2/3 कौन सी संख्या है? हमें बताना है कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, क्या प्राकृतिक है, या इनमें से कोई नहीं। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमने बहुत अच्छे से कल देखा था कि जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होती है। शर्त ये थी कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम ये संख्या नजर आ रही कि नहीं? तो हम इसको कह देंगे ये परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेकर होती है शुरुआत, और अपरिमेय संख्या जैसे पाई, अंडर रूट वगैरह हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखो इस सवाल को हमने कल डिटेल में समझ लिया था कि पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जिनको अगर हम शुरुआत में ही समझ लें, चाहे तो उनको हम ये कह दें कि मुख्य बातें हैं, या कुछ फॉर्मूले बेस में उसको हम अगर कन्वर्ट करके पढ़ लें, तो वो हमारे पूरे चैप्टर के लिए एक बेस बन जाता है। पूरा चैप्टर उन्हीं पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जैसे देखो ये डायरेक्ट सवाल आ गया, पाई किस प्रकार की संख्या है। अगर हम कल परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बीच का अंतर नहीं पढ़ते, इनको आपस में नहीं समझते, तो क्या हम ये वाले सवाल का आंसर दे पाते? क्या हम इस सवाल का आंसर कर पाते? हमने जो पीछे वाला किया था वो कि 0 किस प्रकार की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण संख्या है। और ये सवाल आए दिन मैं देखता रहता हूँ किसी ना किसी एग्जाम में रखे मिलते हैं, क्योंकि बच्चे पूरा पूरा मैथ पढ़ लेते हैं, उनको जो बेसिक बातें होती हैं चैप्टर की वही नहीं समझ में आती है। जैसे बहुत ही फेमस, हम जब घात की बात करेंगे तो हमें ये पता है कि अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एग्जामिनर एक विकल्प ये बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है। तुम्हें 4-5 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि पहला ऑप्शन ये दे देगा कि 7 की घात 0 बराबर 1। दूसरा ऑप्शन ये दे देगा कि पाई बराबर अपरिमेय संख्या है। मतलब ऑप्शन किसी भी तरह से सेट किए जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दे देगा 0 बराबर प्राकृतिक संख्या है, और चौथा ऑप्शन दे देगा कि ये जो 3.1 है ये वास्तविक संख्या है। आपको ये बताना है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है।
तो बताइए कौन सा गलत है? सी गलत है, क्योंकि हमने कल अच्छे से पढ़ा था जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक पूर्णांक संख्या या पूर्ण है, या जीरो को हम सम भी कहते हैं, जीरो एक सम संख्या है। तो अगर हमें सारी बेसिक बातों का ज्ञान होगा, तो फिर हमसे वो कोई सा भी प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ ले, हम उसका आंसर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इन सवाल में हमने देखते ही बता दिया कि 2/3 एक परिमेय संख्या है। आगे की हमने जैसे बात करी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे का सवाल देखो, आ गया, क्या -3 एक प्राकृतिक संख्या है? आपको बताना है हाँ या ना। तो बताइए, प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो एक से होती है। जो हमारी गिनती की संख्याएं होती है, जिनको गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, आप जहां तक जाना चाहे वहां तक चले जाएं। तो ये सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। -3 प्राकृतिक संख्या नहीं है। -3 क्या है? हमने कल अच्छे से समझा था। -3 एक पूर्णांक है, एक ऋण पूर्णांक है। पूर्णांक में तुम्हारी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक कहलाती है, और जो पूर्ण संख्या है वो भी पूर्णांक कहलाती है, और जो माइनस वाली संख्या है वो भी पूर्णांक कहलाती है। तो देखो, हमने एक 3 बातों की हमने कल जानकारी ली थी। एक पहली बात थी हमारे पास प्राकृतिक संख्या की, दूसरी बात थी हमारे पास पूर्ण संख्या की, और तीसरी बात हमारे पास थी पूर्णांक की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी कहलाती हैं, और सभी पूर्णांक पूर्णांक भी कहलाते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी कहलाती है। इधर से उल्टा नहीं जा सकते। सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते, ये नहीं कह सकते हम। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती, ये भी नहीं कह सकते। ऊपर वाले को नीचे वाला बता सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है, और ना ही सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। तो ये जो -3 है, ये प्राकृतिक संख्या है? आपको हाँ या ना में बताना था। जवाब हो गया नहीं, ये एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऐसे सवाल भी आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, और आपको लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आपके लिए बहुत आसान चीज है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है ये। वह बड़ी से बड़ी विषम संख्या कौन सी है जिनका निर्माण 0, 1, 2, 3 व 4 से हुआ है? इस टाइप का सवाल हमने किया था। आपको बताना है, इसका जवाब कमेंट में करना है, और बताइए कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिनका निर्माण इन संख्याओं से होगा। आपको कमेंट कैसे करना है, मैंने कल आपको बताया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर अगर आपको ए लगता है तो ए, 27 का अगर आंसर बी लगता है तो बी, 27 का आंसर सी लगता है तो सी, और 27 का आंसर डी लगता है तो डी। इस टाइप से आप कमेंट करके हमें बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास में इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे नंबर सिस्टम के किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और देखिए अपनी मंजिल की ओर एक एक कदम बढ़ते रहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ आसानी से मिलता नहीं है। मेहनत आपको करनी होगी। जिस तरह का आजकल कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आपको जी जान से पढ़ना होगा। जो भी हमारा सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही कमांड के साथ उसको हमें पूरा करना होगा। क्योंकि पुराने जमाने में कहावत हमने पढ़ी थी, एक अनार 100 बीमार। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। पुराने जमाने में हमने कहावत ये सुनी थी कि एक अनार और 100 बीमार। अब इस कहावत को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना चाहिए। अब कहावत ये हो जानी चाहिए कि 1 अनार और 1 करोड़ बीमार। इसका मतलब ये हुआ कि वैकेंसी एक है और उस पर करोड़ों करोड़ों हजारों लाखों बच्चे दावेदारी कर रहे हैं। ये बेरोजगारी की दशा हमारे देश में दर्शाती है कि कितनी बड़ी बेरोजगारी है। और कंपटीशन इसलिए हाई होता जा रहा है दिनों दिन, क्योंकि एग्जाम तुम कोई सा भी देखो वो टफ नहीं होता। टफ जो होता है वो कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन के चक्कर में जो एग्जामिनर है, वो पेपर ऐसा सेट करने लगा है कि उसको तो बच्चों को किसी तरीके से निकालना है। भाई, वो पेपर इसलिए सेट कर रहा है कि वो बच्चों को निकाल सके। जैसे सपोज हमारे पास 2 वैकेंसी, इस 2 के लिए फॉर्म आ गया 2 लाख। चलो 2 लाख ज्यादा बोल दिया, 20,000 आ गए। तो अब जो 19,998 बच्चे हैं, 19,998 बच्चे जो बचे हैं, इनको कैसे बाहर करे एग्जामिनर, ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा?
क्योंकि उसको तो सिर्फ 2 बच्चों को रखना है। 20,000 फॉर्म आ गए हैं, तो 20,000 में से 19,998 बच्चों को बाहर करना है कि नहीं करना है? तो जो एग्जाम किया जाता है वो डिस्क्वालीफाई करने के लिए किया जाता है, बाहर निकालने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम, हम ये कह दें कि एग्जाम टफ है, एग्जाम टफ नहीं है, वो टफ है कंपटीशन। और इस कंपटीशन में अगर आपको आगे निकलना है तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ना है, और इस लेवल का पढ़ लेना है कि उस चैप्टर से हमसे वो कुछ भी पूछे हम उसका जवाब आसानी से दे सकें। तो फ्रेंड्स, आपकी इसी जर्नी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर तत्पर बैठे हैं, और हमारा प्रयास यही है कि आप जिस भी एग्जाम में बैठें उसके लिए आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि आपको एग्जाम में जाने के बाद जूझना ना पड़े। हम तरह तरह के कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास करेंगे, तरह तरह की ट्रिक लाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो संपूर्णता के साथ समाप्त हो, और जब आपका सिलेबस समाप्त हो जाए आप खुद से ये कहें कि हाँ, अब मेरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो गया है, अब मैं किसी भी एग्जाम में आसानी से बैठ सकता हूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और हर दिन हम आपको एक एक कदम आपकी मंजिल की ओर बढ़ाते चलेंगे। आपको बस डेली सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, एकदम सिंसियर होकर पढ़ना है, और जितना आपको होमवर्क दिया जाता है, जितना आपको काम दिया जाएगा आगे, उस सबको आपको बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी से करना है। आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास के फायदे बहुत हैं, आजकल लोगों ने इसके नुकसान गिनाने शुरू कर दिए हैं, जबकि ऑनलाइन का फायदा यह है कि आप किसी भी समय अपनी क्लास कर लीजिए। दूसरा फायदा यह है कि आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार क्लास कर लीजिए। तीसरा फायदा यह है कि अगर आपको लगता है कि मास्टर स्लो पढ़ा रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के पढ़ लीजिए। चौथा फायदा, अगर आपको लगता है कि टीचर फास्ट पढ़ा रहा है तो आप स्पीड कम कर लीजिए। ऐसे अनगिनत फायदे हैं। आप बेड पे लेट के पढ़ लीजिए, और अगर आप कहीं बाहर किसी कोचिंग में जाओगे तो कम से कम आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, उसमें कितना टाइम टाइम खराब होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारे फायदे हैं ऑनलाइन क्लास लेने के। नुकसान सिर्फ एक है, और वो ये है कि सिंसियरिटी नहीं है। हमें लगता है ऑनलाइन क्लास है, अभी की क्लास हम छोड़ देंगे कल पे, कि कल कर लेंगे, कल की परसों छोड़ देंगे। खाना खा रहे हैं तो क्लास कर रहे हैं। ये नुकसान है, क्योंकि हम सिंसियरिटी नहीं दिखाते ऑनलाइन क्लास में। जबकि आपको ऑनलाइन क्लास अगर करनी है वो भी बिल्कुल उतनी ही गंभीरता से करनी है जैसे हम ऑफलाइन क्लास में जाते हैं। अनुशासन के साथ बैठ के करनी होती है। आप प्रॉपर बैठिए, कॉपी और पेन लेकर, और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मकसद को लेकर सीरियस होंगे, और हम भी आपके सपने को लेकर बहुत सीरियस हैं। आपको बिल्कुल अच्छी से अच्छी बातें बताई जाएंगी, आपके लिए जो अच्छा होगा वही आपको दिया जाएगा, वही आपको पढ़ाया जाएगा। आपको बस हम पे विश्वास करना है, और अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। एक एक कदम डेली आपको अपनी मंजिल की ओर चलते जाना है। इसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और कल फिर एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।